गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं संवरक नियम। संवरक नियम क्या कहता है सम्मिश्र संख्याओं में कि यदि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन किया जाए तो हमें एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। अब इसके आगे के गुणधर्म देखते हैं आज। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के गुणधर्म। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के गुणधर्म। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट गुणधर्म इसका पढ़ चुके हैं संवरक नियम। नेक्स्ट आता है सेकंड क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, जैसे कि हमने सम्मिश्र संख्याओं के योगफल में पढ़ा था कि सम्मिश्र संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। अब यहां देखेंगे हम कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है या नहीं। तो वैसे मुझे तो पता है, लेकिन आपके लिए बताता हूं। तो सबसे पहले Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अगर सम्मिश्र संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है तो इसका मतलब Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि हम योगफल में ले रहे थे, तो योगफल में क्या ले रहे थे? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो यहां पर क्रम विनिमय का मतलब है यानी क्रम को बदलना है। यहां Z1 इंटू Z2 हो रहा है, तो यहां पर क्या करें हम? Z2 इंटू Z1 करें, तब इसका क्रम बदल गया। एग्जाम्पल आपके सामने हमने ले लिए, दो सम्मिश्र संख्या ले ली। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। सबसे पहले LHS लें, Z1 इंटू Z2। LHS Z1 इंटू Z2। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा। अब जो आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, जिनको आज ये फर्स्ट क्लास इनकी है आज जो, तो वो आयोटा को x मान के चले। जैसे x जो है x का गुणा करते हो ना, ऐसे ही आयोटा का गुणा करना है। जैसे हम x का गुणा करते हैं, x इंटू एक्स क्या होगा? x स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा? x क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे ही आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा? आयोटा स्क्वायर होगा। अब सम्मिश्र संख्याओं के गुणन में मैंने बताया आपको कि सम्मिश्र संख्याओं के गुणन जो है, जब हम योगफल एवं व्यवकलन यानी जोड़ एवं घटाव जब करते हैं, तब तो हम क्या करते हैं कि वास्तविक भाग को वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या में और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या में जोड़ते हैं। किंतु जब गुणन करते हैं तो गुणन में आपकी वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या से भी गुणा हो सकती है और काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या से भी गुणा हो सकती है। सबसे पहले 2 को इन दोनों से गुणा करो, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 आयोटा 8 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 3 15 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 4 आयोटा 20 आयोटा स्क्वायर। अब काल्पनिक संख्याओं को जोड़ दो, 6 प्लस ये हो गए 15 और 8 23 आयोटा, 20 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो -1 रख दो यहां पर, तो प्लस 20 इंटू -1 या 6 प्लस 23 आयोटा -20। अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी दिखाई दे रही है? 6 और -20। तो क्या हो जाएगा? प्लस के 6 है, माइनस के 20 है, तो -14 प्लस 23 आयोटा।
ये तो अपनी आई LHS। अब देखते हैं हम RHS। RHS को देखें तो RHS में हमें क्या करना है, Z2 मल्टीप्लाई बाई Z1 करना है। तो पहले Z2 इंटू Z1 इज इक्वल टू, यानी Z2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 आयोटा, और ये क्या है आपका 2 प्लस 5 आयोटा। 3 को मल्टीप्लाई करो पहले, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 आयोटा 15 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 2 8 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 5 आयोटा यानी 20 आयोटा स्क्वायर। काल्पनिक संख्याओं को जोड़ दो, 6 प्लस 23 आयोटा, आयोटा की वैल्यू -1 तो 20 इंटू -1, या 6 प्लस 23 आयोटा -20, माइनस के 20 है प्लस के 6 है, तो कितने बचेंगे माइनस के 14 प्लस 23 आयोटा। ये क्या निकल के आई है हमारी RHS, और ये रही आपकी LHS। क्या देखो बराबर है, तो यानी सम्मिश्र संख्याओं का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। क्योंकि आपको मैंने कल भी एक चीज बताई थी, जब सम्मिश्र संख्याओं के योगफल के गुणधर्म बताए थे, तो सम्मिश्र संख्याओं के योगफल के गुणधर्म में मैंने क्या बताया था आपको कि क्यों पालन करती है वो क्रम विनिमयता का, क्योंकि हम जो योगफल करते हैं वो वास्तविक संख्याओं का करते हैं, और वास्तविक संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होता है। ऐसे ही यहां पर भी जो गुणन हो रहा है वो वास्तविक संख्याओं को ही हो रहा है क्या, तो वास्तविक संख्याओं का, तो भाई जैसे ये आपकी 3 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 5, 4 इंटू 2, 4 इंटू 5, ये सब कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, क्योंकि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है। तो इसलिए यहां पर भी क्या हो रहा है आपका, सम्मिश्र संख्याओं में भी क्या हो रहा है, वास्तविक संख्याओं का गुणन हो रहा है। जब वास्तविक संख्याएं तो ऑलरेडी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं, तो ये भी क्या करेंगी, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेंगी। तो दूसरा नियम जो है सम्मिश्र संख्याओं के गुणन का, कि दो सम्मिश्र संख्याएं यदि दी गई हो तो उनका गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। यानी यदि दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 हो तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आता है इसका तीसरा गुणधर्म, नेक्स्ट गुणधर्म आता है इसका साचर्यता। साचर्यता के लिए मैंने आपको एक चीज बताई है कि जैसे क्रम विनिमयता के लिए 2 अवयवों की आवश्यकता होती है, ऐसे साचर्यता के लिए कितने अवयवों की आवश्यकता होती है, 3 अवयवों की। और ये अभी भी 3 अवयवों की आवश्यकता होगी, और 12th में पढ़ेंगे तब भी 3 अवयवों की। तो क्रम विनिमयता और साचर्यता, इन दोनों गुणधर्मों को याद रखें, बहुत सी जगह काम आने ये गुणधर्म। साचर्यता के लिए क्या है कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणन साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। अर्थात यदि 3 सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 और Z3 दी गई हो, यदि 3 सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 एंड Z3 दी गई हो, तो इन तीनों का जो गुणन है वो साचर्य गुणधर्म का पालन करेगा। अर्थात पहले Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई किया जाए, उसके बाद Z3 को मल्टीप्लाई किया जाए, या पहले Z2 इंटू Z3 को मल्टीप्लाई किया जाए और उसके पश्चात Z1 को मल्टीप्लाई किया जाए, तो दोनों ही पक्ष कैसे होंगे, समान प्राप्त होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, एंड Z3 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। सिंपली एग्जांपल ले लिए।
Z1 Z2 इंटू Z3। सबसे पहले LHS सॉल्व करें। LHS में हमें क्या देखना है, Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस आयोटा। करें मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, आयोटा इंटू 3 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। काल्पनिक संख्याओं को जोड़ दें, 6 प्लस 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी हो गई, 6 और -1। तो पॉजिटिव का 6 है और माइनस का 1 है, तो पॉजिटिव 5 बच जाएगा। तो 5 प्लस 5 आयोटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, Z1 इंटू Z2 की। अभी क्या करना है, इसमें Z3 का और मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या आई है 5 प्लस 5 आयोटा, 5 प्लस 5 आयोटा इंटू Z3। Z3 की वैल्यू क्या आई है, क्या दे रखी है हमें 4 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 4 20 आयोटा, 5 आयोटा इंटू आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर। काल्पनिक संख्याओं को जोड़ दें, 20 प्लस 25 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये हो गया 20 प्लस 25 आयोटा -5, प्लस का 20 है माइनस का 5 है, वास्तविक संख्या है दोनों ही। तो कितने बचाएंगे, प्लस के 15 प्लस 25 आयोटा। ये क्या सॉल्व हो गई अपनी LHS। अब RHS सॉल्व करें। RHS के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, Z2 इंटू Z3 का मल्टीप्लाई करना है। तो Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू, Z2 की वैल्यू है 3 प्लस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। करें मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा, आयोटा इंटू 4 आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। काल्पनिक संख्याओं को जोड़ दें, 3 प्लस 4 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 12 -1 11 प्लस 7 आयोटा, ये किसकी वैल्यू आई है Z2 इंटू Z3 की। अब हमें किसकी निकालनी है, इसमें Z1 का और मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 का और मल्टीप्लाई करें, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू है अपने पास 2 प्लस आयोटा और Z2 इंटू Z3 की वैल्यू हमने निकाली है 11 प्लस 7 आयोटा, 11 प्लस 7 आयोटा। करें मल्टीप्लाई, 2 इंटू 11 22, 2 इंटू 7 14 आयोटा, आयोटा इंटू 11 आयोटा और आयोटा इंटू 7 आयोटा, तो 7 आयोटा स्क्वायर। काल्पनिक संख्याओं को जोड़ दें, तो 14 प्लस 11 25, तो प्लस के 25 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7, तो -7। 22 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 15 प्लस 25 आयोटा। ये अपनी क्या निकल के आई है RHS, और LHS क्या है 15 प्लस 25 आयोटा। यानी सम्मिश्र संख्याओं का गुणन भी साचर्य गुणधर्म का पालन करता है।
यदि तीन सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2, Z3 दी गई हो तो Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3 या Z1 इंटू मल्टीप्लाई बाई Z2 इंटू Z3, ये होता है आपका सम्मिश्र संख्याओं का तीसरा गुणधर्म खत्म। साचर्यता, अब नेक्स्ट आता है आपका चौथा गुणधर्म गुणन तत्समक अवयव। जैसे योग तत्समक अवयव क्या था कि यदि किसी सम्मिश्र संख्या में ऐसी कौन सी सम्मिश्र संख्या जोड़ी जाए जिससे हमें वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाए, तो हमने क्या बताया था कि योग तत्समक अवयव क्या था, जीरो। क्योंकि किसी भी सम्मिश्र संख्या में यदि आप जीरो को ऐड करते हो तो आपको पुनः वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब गुणन तत्समक अवयव है इसका चौथा गुणधर्म, गुणन तत्समक अवयव। तो गुणन तत्समक अवयव यानी वहां पर क्या कर रहे थे, हम जोड़ रहे थे, यहां बात चल रही है गुणन की। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या में ऐसी क्या सम्मिश्र संख्या गुणा की जाए कि पुनः हमें वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाए, 1। ऐसी कौन सी सम्मिश्र संख्या, 1 है। 1 है, जिससे जो है 1 को हम किसी भी सम्मिश्र संख्या में गुणा करें तो हमें वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए गुणन तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। अर्थात यदि कोई सम्मिश्र संख्या Z है तो Z इंटू 1 इज इक्वल टू Z। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 1 सम्मिश्र संख्या कैसे है, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 हो गया सम्मिश्र संख्या का रूप। यानी वास्तविक भाग क्या है इसमें, 1, काल्पनिक भाग क्या है, 0। वास्तविक संख्या 1, काल्पनिक संख्या 0। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 तो वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक कैसे हो रही है। यहां पर इस आयोटा के लिए हो रही है, केवल इस फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो। वैसे अगर कोई पूछे कि 0 कैसी संख्या है, वास्तविक है ना कि काल्पनिक। तो गुणन तत्समक अवयव सम्मिश्र संख्याओं के लिए क्या होता है, 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी सम्मिश्र संख्या में गुणा करने पर पुनः वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 5th गुणन प्रतिलोम अवयव। गुणन प्रतिलोम अवयव जो एक्सरसाइज आपकी 5.1 है, उसमें हमने ये क्वेश्चन वहां पर 10 के आगे क्वेश्चन इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि उसमें क्या पूछ रहा था, वो गुणन प्रतिलोम अवयव पूछ रहा था कि निम्न सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी अब पहले उस पर जाएं, योगफल पर। योगफल में हमने सबसे पहले योग तत्समक देखा, क्या था, 0। फिर हमने योग प्रतिलोम अवयव देखा था। तो योग प्रतिलोम अवयव में क्या देख रहे थे हम कि उसमें ऐसी क्या सम्मिश्र संख्या जोड़ी जाए जिससे हमें योग तत्समक अवयव प्राप्त हो। तो यानी यहां भी वही सेम कंडीशन है, ये गुणन तत्समक है और ये गुणन प्रतिलोम अवयव है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या में ऐसी क्या सम्मिश्र संख्या गुणा की जाए जिससे कि हमें गुणन तत्समक अवयव 1 प्राप्त हो जाए। तो यदि मान लो कोई सम्मिश्र संख्या Z दी हुई है और हमें इसमें कोई सम्मिश्र संख्या गुणा करनी है और उस गुणा करने के पश्चात जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, गुणन तत्समक अवयव। तो ऐसा कब संभव है, जब Z को 1/Z से मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें जिससे हमें 1 मिल जाए, 1/2 से। भाई 2 को 1/2 से गुणा करोगे तभी तो 1 मिलेगा। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1। ऐसे ही Z को कौन सी सम्मिश्र संख्या से गुणा करें, 1/Z से, क्योंकि Z इंटू 1/Z इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आपका जो 1/Z जो कहला रहा है ये क्या कहलाएगा, आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो यदि मान लो एग्जांपल लें, Z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। Z इज इक्वल टू क्या लिया हमने एग्जांपल, 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/Z, यानी 1/4 प्लस 5 आयोटा। गुणात्मक प्रतिलोम तो ये हो गया।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सम्मिश्र संख्या के प्रत्येक प्रश्न में आंसर आप सम्मिश्र संख्या के रूप में ही देंगे। और सम्मिश्र संख्या का रूप क्या है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हो, या z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए बी एक्स वाई कुछ भी, पी क्यू कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का रूप होता है कि जिसमें वास्तविक भाग भी हो और काल्पनिक भाग भी हो। तो यहां पर हमने इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो लिख दिया कि 1/z होता है 1/4 प्लस 5 आयोटा। लेकिन प्रश्न जब भी आपसे गुणात्मक प्रतिलोम का पूछा जाए तो आपको यहां नहीं छोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर इसको सम्मिश्र संख्या के इस रूप में लेके आएंगे, क्योंकि इस रूप में नहीं है अभी ये। तो उसके लिए क्या करें, इसके संयुग्मी से गुणा करें, 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा। अब संयुग्मी, यहां एक वर्ड आता है संयुग्मी, आपने संयुग्मी वर्ड सुना होगा 10th क्लास में, कभी सुना है? तो यदि संयुग्मी वर्ड सुना है तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि सम्मिश्र संख्याओं में संयुग्मी सदैव काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तित करके ज्ञात किया जाता है। यानी यदि काल्पनिक भाग का चिन्ह पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। वास्तविक भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता संयुग्मी लेने पर। सम्मिश्र संख्याओं में संयुग्मी लेने पर उसके वास्तविक भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल किन पर पड़ेगा? काल्पनिक संख्याओं पर या काल्पनिक भागों पर। और काल्पनिक भागों पर भी कैसे फर्क पड़ेगा कि उसका चिन्ह परिवर्तित करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। करें इनको मल्टीप्लाई, 4 माइनस 5 आयोटा इंटू 1, तो 4 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। यहां देखना, यहां कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, किसका फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, या 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, या 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, या 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 16, ये कितने हो जाएंगे? प्लस के 25 हो जाएंगे, -25 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये हो गए 25 और 15 40 और 41, यानी 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 41। अब इनको अलग अलग करें, सब 41 का दोनों में डिवाइड कर दो, तो 4 अपॉन 41 माइनस 5 अपॉन 41 आयोटा। ये क्या निकल के आ गया? z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट गुणधर्म आता है इसका वितरण नियम या बंटन नियम। वितरण नियम या बंटन नियम। अब यह नियम क्या कहता है? 6 कि यदि 3 सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 और Z3 दी गई हो तो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन योग पर वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 यानी गुणन योग पर वितरण नियम का पालन करता है। कैसे? Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। अब हम क्या कर रहे हैं? Z1 को योग पर बराबर बांट रहे हैं। Z1 यहां भी है और Z1 यहां भी है। जैसे कि आप घर में छोटे बच्चों के लिए कोई भी चीज बराबर बांटते हो, ऐसे ही यहां पर जो सम्मिश्र संख्या है Z1 वो क्या कर रही है? यहां पर बराबर वितरित हो रही है दो सम्मिश्र संख्याओं के योगफल पर।
चेक करके देखें क्या वितरण नियम सही है अथवा नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z3 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। सबसे पहले LHS सॉल्व करें, तो LHS में क्या करना है हमें, Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा एंड Z3 की वैल्यू है 3 प्लस आयोटा। करें योगफल, तो कैसे करेंगे, वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं में और काल्पनिक संख्याओं का काल्पनिक संख्याओं में। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। Z2 प्लस Z3 आ गया। अब क्या करना है, इसमें Z1 का मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 आयोटा। तो 5 Z2 प्लस Z3 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 आयोटा, तो 5 प्लस 2 आयोटा करें मल्टीप्लाई, 1 को करें पहले 1 इंटू 5, 1 इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा, आयोटा इंटू 5 आयोटा, आयोटा इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर। काल्पनिक संख्याओं को जोड़ दें, तो 5 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा 7 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 या 5 प्लस 7 आयोटा -2, 5 माइनस 2 3 प्लस 7 आयोटा। ये तो अपनी क्या निकल के आ गई, LHS निकल के आ गई। अब क्या देखना है हमें, RHS निकालनी है, तो RHS के लिए पहले मल्टीप्लाई करना है Z1 इंटू Z2 को। RHS Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू क्या है अपने पास 1 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। करें दोनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2, 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा इंटू 2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, या 2 प्लस काल्पनिक संख्या को जोड़े तो 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 - 1 1 प्लस 3 आयोटा। ये Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, Z1 इंटू Z3, Z1 इंटू Z3, तो Z1 इंटू Z3 के लिए Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा और Z3 की वैल्यू है 3 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। करें मल्टीप्लाई, 3 प्लस आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर, 3 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 - 1 2 प्लस 4 आयोटा। ये कितना आ गया अपना Z1 इंटू Z3। अब क्या करना है, Z1 इंटू Z2 और Z1 इंटू Z3 की जो वैल्यू आई है इनका योगफल करना है। तो योगफल करें, तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा प्लस Z1 इंटू Z3 की वैल्यू है 2 प्लस 4 आयोटा। अब देखो वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या जोड़ दो, काल्पनिक संख्या में काल्पनिक संख्या जोड़ दो, तो 1 प्लस 2 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा 7 आयोटा। 3 प्लस 7 आयोटा ये क्या निकल के आई है अपनी RHS, और LHS भी क्या है 3 प्लस 7 आयोटा, यानी सम्मिश्र संख्याओं का गुणन योग पर वितरण नियम का
पालन करता है। ये आपके सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के गुणधर्म खत्म होते हैं। एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको 6 गुणधर्म। सबसे पहला था आपका समवरक नियम। समवरक नियम क्या कहता है कि दो सम्मिश्र संख्याएं यदि आपको दी गई हो तो उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का गुणन भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। ये होता है आपका समवरक नियम। दूसरा है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या कहा गया है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 दी गई हो तो उनका गुणन जो है गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। तीसरा गुणधर्म है इसका साचर्यता। यदि तीन सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 और Z3 दी गई हो तो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन साचर्य गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात Z1 इंटू Z2 पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद Z3 को मल्टीप्लाई किया, या पहले Z2 इंटू Z3 को मल्टीप्लाई किया उसके बाद Z1 को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों ही स्थितियों में जो सम्मिश्र संख्या प्राप्त होंगी वो कैसी प्राप्त होंगी? समान प्राप्त होंगी। नेक्स्ट आता है आपका गुणन तत्समक अवयव। गुणन तत्समक अवयव क्या होता है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में ऐसी क्या सम्मिश्र संख्या गुणा की जाए कि हमें पुनः वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाए। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए गुणन तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है। यानी 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी सम्मिश्र संख्या में गुणा किया जाए तो हमें वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट आता है गुणन प्रतिलोम अवयव। किसी भी संख्या का सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि उसमें किसी भी सम्मिश्र संख्या में ऐसी क्या सम्मिश्र संख्या गुणा की जाए कि हमें वो उस जो है गुणन तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या में गुणन तत्समक अवयव कब प्राप्त हो सकता है? जब उस सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम उसमें गुणा किया जाए। तो यदि मान लो कोई सम्मिश्र संख्या Z है तो उसका गुणन जो है प्रतिलोम अवयव क्या होगा? 1/Z। और 1/Z में मैंने आपको बताया कि आपको आंसर 1/Z के रूप में नहीं छोड़ना है। सबसे पहले आप उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करोगे, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करने के पश्चात आप उसको a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आंसर दोगे सम्मिश्र संख्याओं में। फिर आता है आपका नेक्स्ट वितरण नियम या बंटन नियम। तो वितरण नियम या बंटन नियम क्या कहता है कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणन योग पर वितरण नियम का पालन करता है। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन योग पर वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात यदि तीन सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 और Z3 दी गई हो तो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। इसको हम पूरा सॉल्व करके देख चुके हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।